फिर टेस्ट होगा क्या? हाँ, सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि टोटल सरप्राइज टेस्ट 15 होने हैं और अभी केवल 11 हुए हैं। तो अभी मुझे 4 और लेने हैं। अभी टाइम केवल हम लोग के पास 2 वीक्स का है, तो वो तो लेने पड़ेंगे। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, फटाफट 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को इसको करने में। वाले कमरा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए सबको, ठीक है। इधर चैट बॉक्स में अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, उधर आप लोग जो टेस्ट करिए उधर से मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी, ठीक है।
अभी सबमिट करिए अभी। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोग भी 5 मिनट के अंदर सबमिट कर दीजिए, वरना फिर मैं रिस्पॉन्सेस क्लोज करने वाला हूँ फिर। मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। चलिए। अभी सरप्राइज के क्वेश्चंस जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब मैं क्लोज कर दूंगा। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, वैल्यूएशन ऑफ असेट। एक सेकेंड। वैल्यूएशन ऑफ असेट। वेल टैक्स में कैसे आप असेट को वैल्यूएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, वेल टैक्स निकालने के लिए आपको नेट वेल्थ की जरूरत होती है। उसमें जो भी असेट्स हैं आपके पास, उसकी वो उसको वैल्यूएट करना होता है। उसके बाद आप उस पर टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे आप वैल्यूएट करते हैं वो देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ असेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वेल टैक्स is charged on a value of net wealth as it exists on the basis on the valuation date। जो भी वैल्यूएशन डेट को उस असेट की वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन में भी मैंने दिया था कि कब आप वैल्यू निकालते हो, कब आप टैक्स पे करते हो, तो वो वैल्यूएशन डेट, ठीक है। Valuation date section and the schedule third contain the necessary provisions for the valuation of assets. These are discussed in the following sections. Valuation of asset. For the assessment of well tax, it is essential to know value of asset as on वैल्यूएशन डेट 31st मार्च। 31st मार्च आपका वैल्यूएशन डेट होता है, जिस डेट पर आप असेट की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। अभी देखो, एक एक देखो, वेल टैक्स में एक प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ कि ये वेल टैक्स अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी इस समय वो एक्टिव नहीं है, इस समय वो वेल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी एसएसएस के लिए। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर कंटेंट थोड़ा सा मिलने में प्रॉब्लम होगी आपको। चाहे आप नेट पर भी खोजोगे, उधर भी आपको नहीं मिलेगा, मैटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए और एक चीज और ये दिक्कत है, अगर मान सपोज मैटर मिल भी जाता है तो आपको ये देखना होगा कि वो बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पुराना होगा तो वहां पे वैल्यूज अलग है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि जब भी आप नेट वेल्थ कैलकुलेट करते हो तो वहाँ 30 लाख 30 लाख से ज्यादा जो अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। कहीं कहीं पर आपको दिखेगा 15 लाख, जो बहुत पहले का डेटा है, ठीक है। जो बहुत पहले का रूल है कि भाई 15 लाख के ऊपर आपका टैक्सेबल होता है अमाउंट वेल्थ का, ठीक है। लेकिन अभी मतलब करंट नहीं बोल सकते, लेकिन जो आप बोल सकते हो कि जो कि जब ये एक्ट इनएक्टिव हुआ उस समय जो है 30 लाख था जो लिमिट, ठीक है। तो हम लोग 30 लाख ही मान के चलेंगे। अभी कैसे वैल्यूएट करना है, पहले हाउस प्रॉपर्टी का देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ही हम लोग को देखना है। खैर बाकी सारी चीजें तो आसान है। अगर कोई भी दूसरे असेट्स हैं, आपको ये देखना है कि वहां पर कितना डेट है, ठीक है। और वो आपको माइनस कर देना है। जो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही उस एसेट की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको ये देखना होगा कि हाउस प्रॉपर्टी कैसी है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंस, आप अपने रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी, या फिर नॉट नॉट फॉर पर्सनल रेसिडेंस, ठीक है। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर मैं ओन रेसिडेंस की बात करूं तो यहाँ पर दो चीजें हैं। इफ हाउस इज परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1971,
ठीक है, 1971 के पहले वो परचेज की गई या उसका कंस्ट्रक्शन 1971 के पहले हुआ, तो उस केस में क्या करना है, वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 1971 विल बी द वैल्यूएशन ऑफ विल बी द वैल्यूएशन ऑन 31st मार्च 14। मतलब जो जिस भी डेट को आप वैल्यू निकाल रहे हो उस डेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 14 उस समय जिस समय ये जो ये पीडीएफ बनाई गई होगी उस समय 2014 चल रहा होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो वैल्यूएशन डेट है उस टाइम की पर आप उस वो वैल्यू मानोगे जो वैल्यू 1971 को थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट मैटर कर रही है वो कौन सी डेट है, 1971। ठीक है, वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 1971। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन, इफ हाउस इज परचेज और कंस्ट्रक्टेड आफ्टर 31st मार्च 1971। ठीक है, बिफोर का तो हमने देख लिया, अगर बिफोर है तो जो भी 1971 मार्च को जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लेके चलेंगे, और अगर आफ्टर 19 जो भी आफ्टर 31st मार्च 1971 अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ या आप उस हाउस प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया है, तो रूल 3 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी, रूल 3 आफ्टर कंस्ट्रक्शन और परचेज डेट, ठीक है, या फर्स्ट वैल्यूएशन, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, वो आपकी असेट की वैल्यू होगी। रूल 3 अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे रूल 3 होता क्या है। ये तो बात हो गई हाउस फॉर ओन रेसिडेंस। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ओन रेसिडेंस के केस में एक हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, एक से ज्यादा है तो जो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, मतलब अगर केवल एक ही आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उसको आप ओन रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब खुद रहने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो नहीं टैक्सेबल होता। ठीक है, नेक्स्ट, हाउस नॉट फॉर पर्सनल रेसिडेंस। उस केस में यानी कि आप अपने रेसिडेंस, आप अपने खुद रहने के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया है या वैकेंट है या कैसे भी है, ठीक है, उस केस में क्या हो करते हैं, इफ हाउस इज परचेज और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 अप्रैल 1971, तो उस केस में, सॉरी 1974, ओके 1974 है यहाँ पे, तो उस केस में वैल्यू अंडर द रूल 3 विल बी इंक्लूडेड इन द नेट वेल्थ। तो आपको यहाँ पर रूल 3 के अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन करना है। ठीक है, इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड और परचेज आफ्टर 1 अप्रैल 1974, तो उस केस में क्या है, वैल्यू अंडर रूल 3 और कॉस्ट ऑफ हाउस विच एवर इज मोर, जो भी दोनों में ज्यादा है वही आपके एसेट की वैल्यू होगी, उसी पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी अभी यहाँ पर कुल मिला के हमको ये देखना है कि ये रूल 3 है क्या। ठीक है, बस वही चीज हमको देखनी है, बाकी चीजें तो आपका क्वेश्चन में दिया गया जाएगा, चाहे वो 31st मार्च 1971 को वैल्यू हो गई या फिर 31st मार्च 1974। ठीक है, जो भी वो तो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, जो आपको वैल्यूएट करना है वो रूल 3 के अकॉर्डिंग वैल्यूएट करना है। ठीक है, वो आपको पता होगा तो आप आसानी से आप कर सकते हो। तो देखते हैं रूल 3, देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ हाउस एज पर रूल 3। वैल्यूएशन ऑफ लेट आउट बिल्डिंग। ठीक है, लेट आउट बिल्डिंग की अगर बात करें, except house for self residence, all other houses will be valued in the following way under rule 3। कैसे, सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो आपका क्या है, ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट, जीएमआर, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एवर इज मोर। ठीक है, जो भी ज्यादा है, ठीक है, किसमें से ज्यादा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एनुअल रेंट डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दोनों में जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट जीएमआर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अभी आपको चाहिए होगा दो चीजें, एक्चुअल जो रेंट रिसीव्ड है वो अमाउंट चाहिए होगा, और एनुअल रेंट डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दो अमाउंट चाहिए होगा, इसमें से आपको कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट की बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है, रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट फ्रॉम हाउस मींस द टोटल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन सा अमाउंट यहाँ जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा,
रिसीव्ड रेंट ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ। ठीक है, जो भी आपने रेंट रिसीव किया है लास्ट 12 मंथ में, वो उसके बाद पेमेंट ऑफ लोकल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट। ठीक है, जो भी आपका टेनेंट है, जैसे मैंने पहले बताया ये लेट आउट प्रॉपर्टी का है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, आपका टेनेंट ने जो भी टैक्सेस लोकल टैक्सेस पे किया है उस हाउस के लिए, उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और 1/9 ऑफ एनुअल रेंट, ठीक है, जो एनुअल रेंट मतलब जो रेंट जो रिसीव आपने किया है, जो एनुअल रेंट उसकी बात कर रहा है, 1/9 ऑफ द एनुअल रेंट इन केस टेनेंट हैज बोर्न द एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स। ठीक है, अगर कोई भी रिपेयर जो है टेनेंट ने उस रिपेयर रिपेयर कराया, वो जो भी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उसने रेंट पे लिया हुआ, अगर वहां पे कोई रिपेयरिंग का काम कराया, तो उस केस में 1/9 ऑफ एनुअल रेंट आपको उस वैल्यू में ऐड और करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे, रिसीव्ड रेंट, पेमेंट ऑफ लोकल टैक्सेस बाय टेनेंट, 1/9 ऑफ एनुअल रेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस in case uh, in case of advance for more than 3 months rent has been received, the interest at the rate of 15% on it। ठीक है, अगर कोई एडवांस रेंट रिसीव किया गया है तो उस केस में क्या है, 15% उस पे जो है इंटरेस्ट लगाकर वो अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा अपने इस जो है ये रेंट रिसीव्ड में। ठीक है, वो अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। अगर सपोज 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का आपने रेंट एडवांस रेंट ले लिया है तो उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन गिविंग ऑफ हाउस ऑन लीज, वट एवर प्रीमियम और पगड़ी हैज बीन रिसीव्ड इज डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ लीज एंड दस वट एवर अमाउंट कम्स। ठीक है, तो अगर लीज पर है कोई और कोई पगड़ी अमाउंट, कोई ऐसा कुछ प्रीमियम कुछ ऐसा पे किया है उस लेसी ने या फिर वो टेनेंट जो है उसने, तो उस केस में जो पगड़ी का अमाउंट पे किया है वो डिवाइड करेंगे टोटल ड्यूरेशन की, जो भी एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, लीज का जो एग्रीमेंट हुआ है वहां पर टोटल ड्यूरेशन जो भी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे उस अमाउंट को, और जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट आपको ऐड करना होगा वैल्यू में। ठीक है, लास्ट में, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और फैसिलिटी एज रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, total of the above will be normal, the value of profit और फैसिलिटी एज रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, जो भी अगर कुछ भी प्रॉफिट या कोई फैसिलिटी टेनेंट से आपको रिसीव हो रही है वो भी आप उधर ऐड करोगे, टोटल ऑफ द अबव विल बी एनुअल रेंट। ठीक है, ये सारा कुछ टोटल करने के बाद जो निकल के आएगा वो आपका एनुअल रेंट होगा या रेंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आया उसको आप कंपेयर करोगे एनुअल वैल्यूएशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही आपके हाउस प्रॉपर्टी, वही आपका जीएमआर है, ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट है। ठीक है। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। अभी आपको स्टेप 2 यानी कि आपको नेट मेंटेनेबल रेंट अभी निकालना है। तो फ्रॉम जीएमआर द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड। अभी जीएमआर आपके पास आ गया, जीएमआर में से आपको क्या माइनस करना है, जो भी लोकल टैक्सेस हैं, ठीक है, वो माइनस करना है, उस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लोकल टैक्सेस है वो माइनस करना है, और 15% ऑफ ग्रॉस रेंट यानी जो आपका जीएमआर है उसका 15% आपको माइनस करना है। सॉरी, ये दो अमाउंट माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट मेंटेनेबल रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 2। इसके बाद स्टेप 3 में आपको कैपिटलाइजेशन करना है जो भी आपका एनएमआर यानी कि नेट मेंटेनेबल रेंट आया है। उसके लिए क्या करेंगे, नेट रेंट विल बी कैलकुलेटेड एज एबव विल बी कैपिटलाइज इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। इफ हाउस इफ द हाउस इज बिल्ट ऑन ओन लैंड, ठीक है, उसके अपने जो भी जमीन है उस पे अगर उस हाउस को बनाया गया है, जो भी असेसी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी एनएमआर यानी कि नेट मेंटेनेबल रेंट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से। ठीक है, ये फिक्स्ड है। अगर हाउस इफ हाउस इज बिल्ट ऑन ओन लैंड
तो आपको क्या करना है, एनएमआर यानी कि नेट मेंटेनेबल रेंट इंटू 12.5। ठीक है। इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड लैंड, ठीक है, अगर वो लैंड कैसा है, लीज होल्ड लैंड है, तो उस केस में एंड द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज इज 50 ईयर्स और मोर, और जो जो बचा हुआ टाइम है लीज का, ठीक है, अगर लीज पर है तो यानी कुछ ड्यूरेशन होगी, कुछ टाइम पीरियड होगा जिसके लिए वो लीज पे लिया गया है उस लैंड को। तो अगर वो जो टाइम जो बचा हुआ रिमेनिंग जो पीरियड है ऑफ लीज वो 50 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो उस केस में एनएमआर नेट मेंटेनेबल रेंट और 10, और अगर वो 50 ईयर्स से कम है वो टाइम पीरियड, तो एनएमआर यानी नेट मेंटेनेबल रेंट इंटू 8। ये इस तरह से आप उसको कैपिटलाइजेशन कर लोगे एनएमआर। ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 पे आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, अनबिल्ट एरिया देखना है। जो भी वो बिल्डिंग है, जो हाउस प्रॉपर्टी है, वहां पर अनबिल्ट एरिया कितना है, ऐसा एरिया जो खाली है जहाँ पर कुछ भी बना नहीं हुआ, अनबिल्ट एरिया कितना है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप वैल्यू को उधर ऐड करते हो। इफ द ओपन एरिया अटैच्ड विद द हाउस is more than the limit given as under, the additional sum will be added to the capitalized value of house। ठीक है, कैसे करना है, इफ ओपन एरिया इज मोर देन 5% बट अप टू 10%, 5% से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर जो ओपन एरिया है आपका 5% से 10% के बीच में है, टोटल एरिया का 5% या टोटल एरिया का 10% की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 5% टू 10% के बीच में है, तो आपको जो भी आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू आया है पिछले स्टेप में, उसमें 20% और इंक्रीज कर देना है, 20% ऑफ वैल्यू और इंक्रीज कर देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ ओपन एरिया इज मोर देन 10% बट अप टू 15%, अगर ओपन एरिया 10 to 15% के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में 30% वैल्यू और ऐड कर देंगे। और इफ ओपन एरिया इज मोर देन 15% बट अप टू 20%, अप टू 20%, ओके, एक सेकेंड, अप टू 20, मेरे ख्याल से ये होगा, अप टू 20 नहीं होना चाहिए, ये अप टू 100 होना चाहिए। अप टू 100 क्या मतलब कि जितना भी हो जाए, या मिनिमम 15 है, उसके बाद 100 तो हो नहीं सकता, लेकिन 20 25 जितना भी होगा, ये मिस्टेक है। मतलब 40% मैक्सिमम आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, 40%। ठीक है, 15% का अगर ऊपर है तो 40% ऑफ वैल्यू। ठीक है। in the above example, if open area is 12%, then अगर 12% है ओपन एरिया तो कितना आप ऐड करोगे, ये इस यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 30% आप वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद एक स्टेप और बचा है, स्टेप 5। यहाँ पर क्या करना है, इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड विच इज गिवन ऑन लीज, अगर हाउस ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है जहां पर वो जो लैंड है वो लीज पर है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, एंड इफ इंस्टीट्यूशन यानी कि वो जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी उसकी बात कर रहे हैं, हैज राइट टू रिसीव एनी अनअर्न्ड इंक्रीज ऑन सच लैंड। ठीक है, अगर वो उनके पास राइट है अनअर्न्ड इंक्रीज रिसीव करने का, तो क्या होगा, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ हाउस। ठीक है, तो आप वो वैल्यू को उस हाउस की वैल्यू में से माइनस कर दोगे। मतलब कि जो बोल सकते हैं, ले अगर कोई लीज एग्रीमेंट हुआ, वहां पे एक लेसी होगा, एक लेसर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट क्या है, लेसर है। तो अगर उसके पास राइट है, अगर सपोज लेसी जो है वो अपने जो लीज एग्रीमेंट है, अगर वहां पर उसको वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो उस केस में किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उस केस में लेसर यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, अगर उसको पास राइट है उस कंडीशन में कुछ अमाउंट लेने का, कुछ अमाउंट रिसीव करने का, यानी अनअर्न्ड इंक्रीज रिसीव करने का, तो उस केस में आप वो अगर केवल राइट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, वो राइट की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ राइट है तो वो अमाउंट भी आपको उस असेट की वैल्यू में से माइनस करने पड़ेंगे, जितना अमाउंट उस लेसर के पास जितना अमाउंट रिसीव करने का राइट है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम लोग प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैल्यूएशन।
अभी मेरे ख्याल से सभी ने कर दिया सरप्राइज टेस्ट। हाँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। एक सेकेंड, इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई, इतने कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं आप लोगों को? इतने आसान मैंने क्वेश्चंस दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वेल टैक्स रेट इज कितना है? 1%। क्या प्रॉब्लम है इसमें? वेल टैक्स इज लेवाइड ऑन द नेट वेल्थ ऑफ पर्सन एज ऑन पर्टिकुलर डेट, दैट डेट इज नोन एज वैल्यूएशन डेट। ठीक है, जिस डेट को हम लोग वैल्यू वैल्यू निकालते हैं वेल्थ की, असेट की, वो डेट को क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन डेट। Question number 3, Mr. A having a cash of rupees 1,50,000 on 31st March 2006, out of which he deposited 50,000 in a bank on the same day. ठीक है, तो हमें हमें मतलब क्या है? कैश इन हैंड से हमें मतलब है। अगर वो उसने 31 मार्च को 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब वो आपका असेट नहीं, वो आपका टैक्सेबल असेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो 50,000 आपको माइनस करना होगा, यानी कि बचा 1 लाख। और जो लिमिट है 50,000 की, कैश इन हैंड अगर आपके पास है 50,000 से ज्यादा, तो जितना भी अमाउंट आपके पास ज्यादा है उस पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? 1,50,000 माइनस 50,000, ये आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया, और माइनस 50,000 जो आपके लिमिट है। ठीक है, तो यानी कि बचा कितना? 50,000, यानी ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म हाउस 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ मुंबई, हाउ वुड यू ट्रीट अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट? यहाँ पर जैसे मैंने बताया है, जो लिमिट है वो है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की अगर लिमिट में कोई भी फार्म हाउस है, तो वो असेट, वो फार्म हाउस टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो फुली टैक्सेबल, ऑप्शन ए। Last question, aircraft and boats are for personal use. जो प्राइस है वो है 1,30,00,000। लोन टेकन टू परचेज एयरक्राफ्ट 50 लाख, हाउ वुड यू ट्रीट दिस अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया है, जो भी आपके असेट है जिसको आप पर्सनल यूज कर रहे हो, उसको वो बिल्कुल भी टैक्सेबल है। और क्या करेंगे वहां पे? डिडक्ट क्या करना है? जो भी लोन आपने उस असेट को लेने के लिए, आपने परचेज करने के लिए जो भी लोन आपने लिया है, उस असेट पर जो भी लोन लिया है वो आपको माइनस करना है। तो 1,30,00,000 माइनस 50 लाख, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बचा कितना अमाउंट? 80 लाख। 80 लाख रुपए टैक्सेबल होगा? नहीं। जैसे मैंने बताया है 30 लाख लिमिट होती है, तो 80 लाख माइनस 30 लाख भी तो करेंगे। जो आपका वेल टैक्स का वेल टैक्स आप किस किस असेट को पर चार्ज करते हो, जो जिसका वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, मतलब 30 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो उस पर आप टैक्स ले पे करते हो। ठीक है, तो 1,30,00,000 माइनस 50 लाख, ये आपका चला गया, यानी 80 लाख बचा। उसमें से 30 लाख और माइनस करने के बाद आपके पास बचा 50 लाख रुपीज, जिस पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कि असेसी है उसके पास केवल यही वेल्थ है, यही असेट है, इसके अलावा और कोई असेट नहीं। ठीक है, ये एज्यूम करके हम लोग टैक्स लायबिलिटी बता रहे हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हुई। कितना एवरेज है? 2.5। ओके, चलिए ठीक है। चलिए फिर अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं वेल टैक्स की।
जो भी चीजें अभी हम मैंने बताई वो सारी चीजें इधर क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ABC Limited owns following asset. State whether these assets are chargeable to wealth tax for the assessment year 2005-6। देखिए वेल्थ टैक्स के केस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 2005, 6, 13, 14, 15, बस 15 तक मिलेंगे। 16 तो ये एक्ट ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से असेट हैं। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जैसे मैंने बताया हुआ है बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता, चाहे वो कैसा भी असेट हो। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो उस चीज में, वो असेट में, तो आप बिल्कुल भी वो वेल्थ टैक्स के लिए तो बिल्कुल भी आप लाइबल नहीं हो। उसके बाद सेकेंड, रेसिडेंशियल फ्लैट्स गिवन टू एम्प्लॉयज बाय कंपनी विथ एनुअल सैलरी ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, आपके ने एम्प्लॉयज को अपने रेसिडेंशियल फ्लैट दिया हुआ है जिस, और एम्प्लॉयज जो भी हैं उनकी एनुअल सैलरी है ₹3 लाख। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10 लाख या उससे कम है और उसको कोई रेसिडेंशियल फ्लैट या कोई रेसिडेंशियल हाउस दिया गया है, तो वो रेसिडेंशियल हाउस या फ्लैट एम्प्लॉय के लिए, सॉरी एम्प्लॉयर के लिए टैक्सेबल नहीं होता वेल टैक्स में। ठीक है, लिमिट क्या है? 10 लाख। अगर सपोज कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और आपने उस एम्प्लॉयर ने उसको वो कोई हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो उस केस में वो हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर के लिए वेल टैक्स में टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है आंसर, सिंस द रेसिडेंशियल फ्लैट हैव बीन गिवन टू एम्प्लॉय विथ एनुअल सैलरी लेस देन, अच्छा 5 लाख, पहले 5 लाख था फिर 10 लाख हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 लाख है, तो लेस देन 10 लाख, सो दैट आर नॉट ट्रीटेड एज असेट अंडर द अंडर सेक्शन 2। नेक्स्ट, शेयर्स इन इंडियन कंपनीज बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है, तो बताया हुआ है। कार यूज बाय डायरेक्टर फॉर कंपनीज बिजनेस पर्पस, तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कार को, तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। लैंड एक्वायर्ड, land acquired in 1992 on which construction of building is not permitted, तो मैंने पहले ही बताया है अगर कोई ऐसा जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ जो परमिटेड जिस नहीं है, तो उस केस में वो उसको भी आप यहाँ पर वेल टैक्स में जो है वो बिल्कुल भी असेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट परमिटेड ऑन द लैंड, hence it is not to be treated as asset under section 2 EA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस whether the following are assets: a residential house property given on rent by X for the period of 320 days। तो ये भी मैंने बताया हुआ है कि 300 डेज या उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिए गई है तो उसको आप वेल टैक्स में असेट की तरह आप इंक्लूड नहीं करोगे, उधर वो टैक्सेबल किधर होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए आंसर भी दिया गया, सिंस द रेसिडेंशियल हाउस और प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन फॉर रेंट ऑन मोर देन 300 days in previous year, hence it is not it is not be treated as an asset under section 2EA। ठीक है, नेक्स्ट, अ कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर मिस्टर वाई, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जा रही है। मिस्टर ए वॉज हैविंग कैश ऑफ ₹1,20,000, ₹1,20,000 इनके पास कैश है ऑन 31st March 2006, out of which he deposited ₹40,000 in bank in same day। 31 मार्च को ही इन्होंने 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अभी कैश इन हैंड कितना बचा? 80,000। 50,000 लिमिट है, 80,000 माइनस 50,000 यानी 30,000, 30,000 टैक्सेबल अमाउंट होगा। यही चीज यहाँ पर देखिए दिया गया है, सिंस द लास्ट ऑन द लास्ट मोमेंट द वैल्यूएशन डेट in since on the last moment of the valuation date 31st March 2006, Mr. A is having cash of rupees 80,000 and out of which 50,000 is not an asset। ठीक है, अंडर सेक्शन 2EA 6,
Thus remaining 30,000 is taken as an asset. नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय सहारा एयरलाइंस। खैर सहारा एयरलाइंस तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने बताया अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, अमाउंट हेल्ड बाय मिस्टर जेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी में बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर कोई अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट किया गया है, फिक्स्ड डिपॉजिट में है, तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता है। अमाउंट हेल्ड बाय मिस्टर जेड in fixed deposit is not asset under section 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। ये सारे तो एग्जांपल्स असेट से रिलेटेड थे कि कब आप एसेट को इंक्लूड करते हो कब नहीं करते हो। सीधे कैलकुलेशन पे आते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट वेल्थ एंड वेल्थ टैक्स, यहां से देखते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। मिस्टर गुप्ता हैज फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द वैल्यूएशन डेट। रेसिडेंशियल हाउस 40 lakhs, नहीं टैक्सेबल है। कार फॉर पर्सनल यूज 10 लाख, पर्सनल यूज कर रहे हैं कि पर्सनल यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टैक्सेबल है ये, बिल्कुल ठीक है। अगर यही कमर्शियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे होते तो ये टैक्सेबल नहीं होता। ज्वेलरी 16 लाख बिल्कुल टैक्सेबल है। एयरक्राफ्ट देखिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, अगर कार ज्वेलरी इस तरह से दिया गया तो आप मान के चलेंगे कि भाई पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज किया जा रहा है उस असेट को। ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड बोट्स फॉर पर्सनल यूज 1 करोड़ 30 लाख बिल्कुल टैक्सेबल है। फार्म हाउस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट बिल्कुल टैक्सेबल है। 25 किलोमीटर की रेंज में अगर है फार्म हाउस तो बिल्कुल वो टैक्सेबल होता है। कैश इन हैंड 2,20,000, 50,000 से ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा। शॉप्स गिवन ऑन रेंट, तो रेंट पर अगर आपने दिया हुआ है तो वो आपका वेल टैक्स के लिए आप लाइबल नहीं हो उस प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, अगर वो रेंट पे दिया गया। लोन टेकन टू परचेज एयरक्राफ्ट, तो ये अमाउंट आप माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, क्योंकि लोन ये आपने लिया हुआ है एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए, तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। लोन टेकन टू द परचेज रेसिडेंशियल हाउस, तो रेसिडेंशियल हाउस जब यहाँ टैक्सेबल ही नहीं है तो यहाँ पर अगर रेसिडेंशियल हाउस पे अगर कोई लोन लिया गया है तो वो भी, उसका डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है। रेसिडेंशियल हाउस जैसे मैंने बताया एग्जेम्प्टेड। कार फॉर पर्सनल हाउस यूज ये टैक्सेबल है पूरा अमाउंट। ज्वेलरी टैक्सेबल, एयरक्राफ्ट बोट्स टैक्सेबल पूरा, फार्म हाउस टैक्सेबल पूरा। कैश इन हैंड इन एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 से ऊपर अमाउंट कितना 1,70,000। शॉप्स गिवन ऑन रेंट बिल्कुल भी नहीं टैक्सेबल है। और लेस क्या करेंगे, डिडक्ट क्या करेंगे, जो भी लोन लिया गया। ठीक है, लोन टेकन टू परचेज एयरक्राफ्ट 50 लाख रुपीज। आपका जो